हाँ तो बच्चों, अभी पिछले भाग में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि न्यूटन बचपन में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया करते थे, प्रयोग करते रहते थे मशीनों के साथ में, और कई बार पेड़ों के नीचे बैठ करके घंटों घंटों सोचा करते थे। और किस तरीके से उनका स्कूल जाना बंद हो गया था, फिर वो खेतों पर काम करने लगे थे अपनी मम्मी के साथ में हेल्प करने के लिए। फिर आगे चल करके उनके चाचा ने कॉलेज में स्कूल में एडमिशन करवा दिया और स्कूल की पढ़ाई करके वो ट्रिनिटी कॉलेज चले गए। अब आती है सन 1665 के ईस्वी के लगभग। इंग्लैंड में भयंकर प्लेग फैला हुआ था। प्लेग की बीमारी जानते हो आप लोग? ये चूहों की वजह से फैलता है, वही चूहे जो घर में होते हैं। तो सब कॉलेज बंद हो गए थे। न्यूटन को मजबूरन वुल्सथोर्प अपने गांव जाना पड़ा। भाई अब कॉलेज में पढ़ने के लिए आए थे और कॉलेज में पढ़ाई बंद हो गई प्लेग की वजह से, तो गांव घर वापस जाना पड़ेगा ना। गांव का शांत स्थान उपयुक्त था। सिर्फ मज़े के लिए ही वह सोचने और प्रयोग करने के लिए सब प्रकार की चीज़ों की कैलकुलेशन अपने कैलकुलस और बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूले से किया करता। बहुत दिनों से न्यूटन रोशनी और रंग के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, और एक दिन उसने खुद को अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। अंधेरे कमरे में तो तुम लोग अंधेरे कमरे में रह सकते हो क्या? और कोई बच्चा अपने आप को अंधेरे कमरे में क्यों बंद करेगा भला? या तो वो बहुत साहसी होगा या कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता होगा। तो एक्सपेरिमेंट समझ गया है ना। तो न्यूटन कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। फिर उसने खिड़की के दरवाजे में एक छोटा सा छेद बनाया और उस छेद से सूरज की रोशनी की एक किरण कमरे में आई। इस छेद के आगे उसने एक प्रिज्म लगा दी। प्रिज्म जानते हो कि नहीं? हाँ, वो शीशे का एक ट्रायंगुलर होता है, एक पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर होता है प्रिज्म। तो जो 3 साइड वाले शीशे का एक छोटा टुकड़ा था। अगर तुम में से किसी बच्चे को प्रिज्म के बारे में जानना हो तो थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर अमेज़न से ख़रीदना चाहते हो तो उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि खिड़की में एक छोटा सा छेद किया, कमरा बंद करके रखा था और उससे एक रोशनी की किरण आ रही थी। रोशनी के सामने में उन्होंने प्रिज्म लगा दिया जो 3 साइड वाला शीशे का एक टुकड़ा था। तो अब क्या हुआ? सामने वाली दीवार पर 7 रंगों की पट्टी सी थी, जिसे देख करके वो बिल्कुल हैरान था। उसने प्रिज्म को उस जगह से हटाया तो देखा कि अब सूरज की किरणों से आती सफ़ेद रोशनी दीवार पर उसी जगह पड़ रही है जहाँ पर 7 रंगों की पट्टी पड़ रही थी। उसने ये प्रयोग बार बार किया और जब तक उसे ये विश्वास नहीं हो गया कि सफ़ेद रोशनी प्रिज्म के जरिए पार होने पर 7 खूबसूरत रंगों में बिखर जाती है। इंद्रधनुषे रंग दिखाई देते हैं। उसने जो रंग देखे वो थे जामुनी, बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। VIBGYOR। इसी पट्टी को तभी से लोग विबग्योर बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। ये जो इंद्रधनुषी रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो एक्चुअली में क्या बात निकल कर के आई कि प्रकाश की जो सफ़ेद किरणें हैं, प्रिज्म उसे 7 रंगों में अलग अलग कर देता है। तो दूसरी तरफ से अगर 7 रंग प्रिज्म के तरफ में आएंगे तो ये दूसरी तरफ में सफ़ेद हो सकती हैं ना। तो आप सब लोगों ने भी इस 7 रंगों की पट्टी को देखा होगा जिसे विबग्योर कहते हैं। यह वही खूबसूरत इंद्रधनुष है जो हमें आकाश में दिखाई देता है जब कभी बारिश होने के बाद में मौसम थोड़ा ठहरा हुआ सा होता है। लेकिन इंद्रधनुष देखने के लिए हमें उस खास समय तक का इंतज़ार करना होता है जब तक धूप और बारिश एक साथ ना हो। लेकिन अगर आपके पास में प्रिज्म हो, वही कांच का तिपाया हो, है ना, जो न्यूटन ने अपने पास में रखा था, तो आप अभी के अभी देख सकते हो। न्यूटन केवल एक ही प्रूफ से संतुष्ट नहीं हुआ। अच्छा, तो संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर आगे क्या किया न्यूटन ने? अपने इस रोशनी और रंगों के सिद्धांत की पुष्टि के लिए उसे एक और आइडिया आया। उसने एक साथ 2 प्रिज्म का प्रयोग किया। उसने दूसरी प्रिज्म को उसी
प्रिज्म के पहले वाली प्रिज्म की ऊपरी सतह के नीचे की ओर करके पहली वाली प्रिज्म के सामने में रख दिया, है ना। तो सूरज की किरणें एक के बाद दूसरी प्रिज्म से होकर के निकली। अब वहाँ दीवार पर कई रंगों की पट्टी नहीं थी, सिर्फ सफ़ेद रोशनी थी। मैंने कहा ना कि एक प्रिज्म से रोशनी 7 रंगों की पट्टी में बदल गई और दूसरी प्रिज्म से वो 7 रंगों की पट्टी फिर से एक रंग सफ़ेद रंग की पट्टी में बदल गई। तो अब वहाँ दीवार पर कोई रंगों की पट्टी नहीं थी, सिर्फ सफ़ेद रोशनी थी। और बिल्कुल ऐसा ही उसने सोचा था। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास में 2 प्रिज्म अवेलेबल हैं तो तुम भी इस चीज़ को करके देख सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि जो बच्चे 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते हों उन्हें ना अपने स्कूल में टीचर से बोलना चाहिए कि सर हमें फिजिक्स लैब ले चलो और प्लीज़ ये चीज़ करके दिखा दो। स्कूल में लेबोरेटरी होने का मतलब क्या है अगर बच्चों को ये सारी चीज़ें करके ना दिखाई जाएं। और मान लो किसी वजह से नहीं दिखाते तो भाई क्या है, एक पिज़्ज़ा से 2 पिज़्ज़े की कीमत में तुम्हारे पास में 2 प्रिज्म आ जाएंगे और तुम चाहो तो करके देख सकते हो। तो इसका निष्कर्ष सही निकला जैसा आइजैक न्यूटन ने सोचा था कि सूरज की रोशनी विभिन्न रंगों की किरणों से बनी हुई है। तभी तो जब वो पहली प्रिज्म से होकर के गुजरी तो 7 रंग के टुकड़ों में बिखर गई और जब दूसरी प्रिज्म से गुजरी तो फिर ये 7 रंग मिल करके सफ़ेद रोशनी बन गई, जैसा कि हम रोज़ देखा करते हैं। तो रोशनी के अध्ययन से प्रेरित होकर के न्यूटन ने एक नए तरह का टेलीस्कोप बनाया जिसमें पारंपरिक लेंसों की जगह परावर्ती, है ना, शीशे का प्रयोग किया गया। पहले टेलीस्कोप बड़ी धुंधली तस्वीर दिखाते थे, रंगों के धब्बे होते थे जिससे तस्वीर का रूप बिगड़ जाता था। अब वहाँ पर क्या किया न्यूटन ने, उन्होंने ट्रांसपेरेंट ग्लासेस का इस्तेमाल किया, रिफ्रैक्टरी ग्लासेस का इस्तेमाल किया। बहुत बार कोशिश करने के बाद में वो अंत में अपनी मन मर्जी का एक टेलीस्कोप बना पाने में सक्सेसफुल हो गए। और इस नए उपकरण के भीतर उसने एक शीशा लगाया जिसे खगोल या आकाशीय पिंडों को जैसे कि सितारे और ग्रह की तस्वीर प्रतिबिंबित हो सके। यह बहुत ही छोटा टेलीस्कोप था और मुश्किल से 6 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा था। कोई भी चीज़ इसके जरिए देखने पर 40 गुना बड़ी दिखती थी। हाँ, तो इस टेलीस्कोप से कितनी बड़ी दिखती थी चीज़ें? 40 गुना, 40x। आप सब लोग जब मोबाइल या कैमरा इस्तेमाल करते हो तो जूम लेंस की बात करते हो ना, जूम इन जूम आउट, कि ये पिक्चर को कितना बड़ा करके दिखा सकता है दूर की चीज़ों को। तो 40x का ये था इनका जो टेलीस्कोप था। इसके जरिए वो बृहस्पति के सैटेलाइट्स को भी देख सकते थे। और आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह के 1 से ज़्यादा सैटेलाइट हैं जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप सब में से कोई भी एक स्टूडेंट मेरे कमेंट में ये चीज़ टाइप करे कि उसने क्या पता लगाया है कि हाउ मैनी सैटेलाइट्स बिलोंग टू जुपिटर। जुपिटर के कितने हैं, सैटर्न के कितने हैं, है ना। धरती के पास में तो बेचारा एक ही सैटेलाइट है, चांद। और ये छोटा सा टेलीस्कोप आज ग्रीनविच जैसी प्रसिद्ध वेधशालाओं में प्रयोग होने वाले शक्तिशाली उपकरणों का मूलभूत आधार बन गया है। मतलब इसी टेलीस्कोप की बेसिस के पर दुनिया के बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए गए हैं। तो न्यूटन को एक कामयाबी मिल गई, न्यूटन ने एक खोज कर ली। हाँ, अब आते हैं न्यूटन के उस पॉपुलर खोज के बारे में जिसको लेकर के न्यूटन की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। जब भी लोग न्यूटन की बात करते हैं तो अरे अरे न्यूटन का दिमाग खुल गया जब न्यूटन के सिर पर सेब गिरा। अब भगवान जाने ये सेब न्यूटन के सिर पर गिरा था या न्यूटन के सामने गिरा था, है ना। लेकिन सेब के गिरने से न्यूटन ने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर ली। तो हम सब लोग जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में न्यूटन का योगदान अपार है, अनलिमिटेड। लेकिन हम आमतौर पर उसे उस व्यक्ति के रूप में जानते हैं जिसने सेब जमीन पर गिरने का रहस्य ढूंढ निकाला था कि सेब के गिरने और धरती के खिंचाव के बीच साधारण संबंध से और ज़्यादा गूढ़ बातें हैं। सोचो कि न्यूटन को क्या लगा होगा कि अरे ये सेब टूटा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया।
नीचे ही क्यों गिरा, और हर बार सेब या कोई भी चीज़ टूट जाए तो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है। बहुत सारे विचारकों ने सेब को जमीन पर गिरते देखा और कुछ ने निष्कर्ष निकाला कि जमीन के भीतर कोई शक्ति है जिसकी वजह से सेब नीचे गिरता है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई क्या कारण है कि चांद जमीन पर नहीं गिरता और वो पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है। तो इसी विषय पर न्यूटन का कंट्रीब्यूशन जो है वो उन्हें दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बनाता है। न्यूटन को आसमान में खगोलीय पिंडों को देखना, खगोलीय पिंड क्या होंगे आसमान में? चांद तारे और प्लैनेट्स। उनकी हलचल का अध्ययन करने में बड़ा सुख मिलता था न्यूटन को। उससे पहले कि कुछ वैज्ञानिकों जैसे कि कोपरनिकस और गैलीलियो ने ये बात स्पष्ट तौर पर बताई थी। क्या बताई थी? कि सौर मंडल की धुरी सूर्य है, सौर मंडल सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है और सारे के सारे प्लैनेट सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पर क्यों चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों ओर, ये बात कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये कोई नहीं जानता था उस समय। और न्यूटन लगातार इसी प्रॉब्लम पर विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि भाई आखिर क्या बात है कि सारे के सारे प्लैनेट सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। एक शाम न्यूटन ख्यालों में खोए हुए अपने बगीचे में बैठा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब रात हो गई और आकाश में चांद निकल आया। न्यूटन को ताज्जुब हुआ कि भाई चांद एक ही जगह पर, एक ही रास्ते पर अटका हुआ है क्या? तभी अचानक पास ही के किसी पेड़ से एक सेब नीचे गिरा। तो हाँ देखो, उसे अपने सबसे डिफिकल्ट सवाल का जवाब इस तरीके से मिल गया कि जैसे धरती का खिंचाव है ना, धरती का अट्रैक्शन सेब को आकाश में उड़ने नहीं देता, उसी तरह से धरती चांद को भी नहीं उड़ने देती। मतलब धरती चांद को भी खींच रही है, वह अपने ही पाथ पर रहता है जो कि उसका रोटेशन का पाथ नहीं है, रिवॉल्यूशन का पाथ है ना, प्लैनेटरी पाथ है, जिस रास्ते पर चल करके वो सूरज नहीं पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। एकदम स्पष्ट होना चाहिए क्या कि सूरज के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं और हर प्लैनेट के जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो सैटेलाइट अपने अपने प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। तो एक्चुअली में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट का चक्कर लगाते लगाते सूरज का चारों तरफ का चक्कर भी लगा लेते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मान लो कि किसी रस्सी के सिरे पर एक पत्थर बांध करके घुमाया जाए तो वो तभी छूट सकता है ना जब वो रस्सी टूट जाए। तो सारे के सारे खगोलीय पिंडों में, ये जो आसमान में होते हैं हेवनली बॉडीज, ये खिंचाव होता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो धरती के पास में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून के पास में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और सन के पास तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो क्या हो गया? सूरज पृथ्वी को खींचता रहता है और पृथ्वी चांद को खींचती रहती है। तो इन सब से ना एक तरह का एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस, एक संतुलन बना रहता है। तो पृथ्वी का ग्रह पथ सूरज के चारों ओर है और चांद का पृथ्वी के चारों ओर। और यहाँ पर जो नहीं दिखने वाली फोर्स है, जो डोरी है, जो पृथ्वी को सूरज से बांधे है, पृथ्वी को चांद से बांधे है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। वही एक फोर्स है जो दिखती तो नहीं लेकिन सारे सोलर सिस्टम में सबको एक दूसरे से बांधे हुए हैं। तो उस समय दूसरे साइंटिस्ट और बाकी सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स भी थे वो भी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए थे, पर इसे सुलझाने का जो क्रेडिट है वो तो न्यूटन को ही जाता है। उसने प्रकृति से सबूत लेकर के अपने इस प्रिंसिपल को प्रूफ करके दिखा दिया। सभी वैज्ञानिक अपना काम प्रकृति के बहुत करीब होकर के करते हैं, नहीं तो सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में कोई मतलब ना रहे। उस समय इंग्लैंड के एक एस्ट्रोनॉमर थे एडमंड हैली, वही हैली जिनके नाम पर हैली कॉमेट का नाम है। तो वो भी इसी प्रॉब्लम पर काम कर रहे थे। वो अपना कुछ डाउट क्लियर करने के लिए एक दिन न्यूटन के पास गए और उन्हें ये जान करके बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि न्यूटन पहले से ही इस प्रश्न को सॉल्व कर चुका है। तो वो प्रश्न कौन सा था? तो वे न्यूटन की खोजों को लेकर के रॉयल सोसाइटी में छपवाना की आशा से गए।
रॉयल सोसाइटी ने न्यूटन के पेपर्स पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और छापने में कोई रुचि नहीं दिखाई। अब जब भी इस तरह की कोई बड़ी डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन हो, डिस्कवरी हो, और उसे कोई साइंस जर्नल ना प्रिंट करे, अप्रूव ना करे, तो दुनिया में लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा। हैली ने अपना काम छोड़ करके सब कुछ को पढ़ा, जांच करके ठीक किया और उसे अपने खर्चे पर छपवाया और उनके इस लिखे हुए काम को नाम दिया गया प्रिंसिपिया। क्या नाम दिया गया? प्रिंसिपिया। तो एक्चुअली में ये जो कैलकुलेशन था वो न्यूटन का था। हैली ने उसको पब्लिश कराने में हेल्प किया, वो इतने प्रभावित थे। हैली अगर ये सब कुछ ना करते तो दुनिया आज आइजैक न्यूटन के काम को नहीं जानती, है ना, उन्हें इस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। अब बात आती है कि न्यूटन ने टेलीस्कोप के लेंस के द्वारा और भी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बनाए और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। तो अब तक न्यूटन मशहूर हो चुके थे। उनका जो रिफ्रैक्टरी टेलीस्कोप था उसकी वजह से रॉयल सोसाइटी भी अब उन्हें अच्छी तरह से पहचान गई थी। और अभी अभी वो पेपर भी तो छपा था ना, प्रिंसिपिया। कैलकुलस और बाइनोमियल थ्योरम के कारण मैथमेटिशियन में न्यूटन का काफ़ी बड़ा नाम था। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से साइंटिस्ट की जमात में वो बिल्कुल आगे की लाइन में खड़े दिखाई देते थे। और लाइट्स, रोशनी और रंगों पर जो कुछ भी काम किया, ये बात भी जितने भी फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, वो इनकी तरफ में अट्रैक्टेड हुए। तो न्यूटन एक महान सर्वज्ञ ज्ञात हुए। वो हर क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। तो एक साथ इतने सारे फील्ड में एक तरह की एक्सपर्टाइज रखने वाला दूसरा कोई व्यक्ति उस समय तो नहीं था। और उसने यह सब केवल कितने साल की उम्र में कर दिखाया था? जस्ट 24 ईयर्स ऑफ हिज एज, मात्र 24 साल की उम्र में कर दिखाया था। तो अब जब प्लेग की बीमारी समाप्त होने के कगार पर आई तो वापस कैम्ब्रिज चले गए न्यूटन और ट्रिनिटी कॉलेज में फेलो, है ना, उन्हें बनाया गया। फेलोशिप क्या होती है ना? फेलोशिप ये होती है कि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है और आपको सैलरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कॉलेज में रह करके रिसर्च कर सकते हो। तो प्रोफेसर आइजैक बरो जब रिटायर्ड हुए तो कॉलेज में न्यूटन को गणित का प्रोफेसर बना दिया। शीघ्र ही न्यूटन ने ऑप्टिक्स नाम की एक किताब प्रकाशित की, जो कि इस विषय पर, लाइट्स के बारे में, सबसे बढ़िया किताबों में से एक किताब मानी जाती है, ऑप्टिक्स। उसके रोशनी और रंग के काम को लेकर के कुछ समय के लिए बड़ा मतभेद उत्पन्न हो गया था। न्यूटन की आशा के विपरीत ये सब बहुत समय तक चलता रहा। उसे मतभेद बहुत डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें लगती थी और अपने सिद्धांतों को सार्वजनिक बनाने का उन्हें खेद हुआ। वह किसी भी इस तरह के ना कॉन्ट्रडिक्शन में, विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, जबकि उसे विश्वास था कि उसके जो सिद्धांत हैं, जो उसने लिखा है, वो सब के सब सही है। ये शायद इसीलिए कि समाज में एक माननीय नागरिक की छवि के प्रति वो बड़ा सचेत था, बहुत अलर्ट हुआ करते थे। न्यूटन रोशनी और रंग पर अपना लेखन छपवाने के लिए रॉयल सोसाइटी के पास गए। फिर से वो रॉयल सोसाइटी के पास गए। रॉयल सोसाइटी के रॉबर्ट हुक ने न्यूटन के पर्चे ले तो लिए, लेकिन वो उनसे एग्री नहीं थे। इस पर्चे के छपने से सारे यूरोप में काफ़ी साइंटिस्ट लोगों के मन में बड़ी क्यूरियोसिटी जागृत हुई और कई सालों तक इस पर बहस जारी रही। यह विवाद पूरी तरह नुकसान का सौदा नहीं रहा, क्योंकि इसने न्यूटन को लाइट के बारे में, रोशनी के प्रश्न पर अधिक गहराई से खोज करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो दुनिया को फिर से एक बार अपनी बात को साबित करके दिखा सकें। तो बच्चों, कैसा लगा ये लेक्चर सेशन, जिसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से न्यूटन की पढ़ाई शुरू हुई, कॉलेज में उन्होंने अपने काम को कैसे करके दिखाया, कैसे अलजेब्रा में उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, कैसे उन्होंने कैलकुलस की खोज की, है ना, और किस तरीके से उन्होंने टेलीस्कोप बनाया, सेब के गिरने पर उन्होंने इस बात को कैसे सोचा और ये बताया दुनिया को पहली बार कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो अंतरिक्ष में हैं, हर चीज़ एक दूसरे को खींचती रहती है, उसके पास में ग्रेविटी होती है।
और क्यों चांद पृथ्वी के चारों तरफ फिरता रहता है, पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाता और दूर क्यों नहीं चला जाता, ये सब भी। उन्होंने किस तरीके से लाइट्स के बारे में एक्सपेरिमेंट करके प्रिज्म के जरिए ये बताया कि 7 रंगों से सफ़ेद प्रकाश बना है और ये सफ़ेद प्रकाश वापस 7 रंगों में स्कैटर किया जा सकता है। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। इस तरह से और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में अगर आपको जानना हो, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ना हो, सुनना हो, तो आप मेरे चैनल पर आइए। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं हम लोग न्यूटन की कहानी के तीसरे भाग में, जिसमें हम ये जानेंगे कि न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट तो थे लेकिन थोड़े थोड़े भुलक्कर भी थे, और किस तरीके से उन्हें इंग्लैंड की महान रानी से बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले, है ना। ये सारी चीज़ें जानेंगे जो इस बायोग्राफी का तीसरा होगा, और उसमें हम लोग न्यूटन की कहानी ख़त्म करेंगे। तो हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।